गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस की स्टडी किए। तो उसमें क्या बताया गया था कि जो हमारा मून है वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व होता है। तो उसको कितने डेज लगते हैं? 27.3 डेज। उसके अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.85 × 10⁵ किलोमीटर। और वो किससे एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व होता है। जब इसको सब्स्टिट्यूटिंग करके हमने वैल्यू निकाले तो कितनी मिली थी? 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना मिला था? 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कहाँ से मिला था? ए इक्वल टू क्या होता है? r2πt का होल स्क्वायर। आपको पता है ना, F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। mm गेट कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलता है? ar ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू 2π/t लेनी है तो 2π/t लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2π/t का होल स्क्वायर। अब ये 2π/t कहाँ से आपको पता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हमारा मून रिवॉल्व करता है तो सर्कल के सरकमफेरेंस में तो 2πr/t। तो v जो है स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 2πr/v। और v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। r गेट कैंसिल तो क्या मिलेगा? ओमेगा इक्वल टू 2π/t। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो मून पे जो एक्सलरेशन ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब भी हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे उस तरह से उसका डिस्टेंस कम होता जाएगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो उसके एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो जाएंगी? बहुत कम हो जाएंगी। ओके, अब देखो कि क्या बोला गया है इसमें। तो क्या बोला गया है कि न्यूटन assumed that the law of nature are the same for earthly object and for celestial bodies, or this acceleration is much smaller than the acceleration felt by bodies near the surface of the earth. While the falling on earth, he concluded that the accelerations by an object due to gravitational force of the earth must be decreases। तो क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, अर्थ का जो डिस्टेंस है, अर्थ और मून का डिस्टेंस जिस तरह से बढ़ते जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होते जाएंगी। ओके, तुम रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी एट द सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी हैव, जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किस किस से, ए ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है अर्थ का, और ए मून जो मून पे रहती है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट की एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने अभी फाइंड आउट किए मून की एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? कितनी होती है? 0.0027। यानी नियरली इक्वल किसके आता है? 3600 के। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सेंटर। देखो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सेंटर, तो अर्थ सेंटर से मून का डिस्टेंस कितना है? 3.85 × 10⁵ किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सेंटर, तो अर्थ से सेंटर से जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे रहता है उसका डिस्टेंस कितना है? 6378 किलोमीटर। तो थस फ्रॉम द अबाउट टू इक्वेशंस वी गेट, तो ए ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ए मून। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस हम निकालते हैं मून और ऑब्जेक्ट के बीच में, जब रेशो निकालते हैं, जो मून है और ऑब्जेक्ट के बीच का अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशो निकालते हैं डिस्टेंस का मास का, तो मून का डिस्टेंस कितना है अर्थ सेंटर से? 3.85 × 10⁵ किलोमीटर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है अर्थ से? 6378 किलोमीटर। तो ये नियरली इक्वल आता है 60 के। तो देखो जो हमने फाइंड आउट किए यानी रिलेशंस दिखे थे किस किस के बीच का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट और मून के बीच का, तो कितना आ रहा है? 3600। उसी तरह से जब हम डिस्टेंस ले रहे हैं मून और अर्थ का
देखा तो कितना आ रहा है 60। तो thus from the above equations we know that तो a object to the it is the ratio of acceleration due to gravity of object to the it is a ratio of it to the acceleration due to gravity of moon. So Newton therefore concluded that the acceleration of an object toward the earth is inversely proportional to the square of the distance of object from the center of the earth. देखो क्या बोला गया है कि जो फोर्स है वो किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो स्क्वायर होता है डिस्टेंस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन. जब इसमें पुट करेंगे हम ए इक्वल टू 1/r², तो क्या हो जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इंटू ए. तो सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अर्थ विच इज़, तो एफ ई कितना होता है, कितना होगा, m r². ओके, आर इसका मतलब क्या है कि अगर रेडियस वेक्टर, जो रेडियस वेक्टर है उसकी वैल्यू ज़्यादा रही तो फोर्स क्या होता है, रेडियस वेक्टर है उसकी वैल्यू ज़्यादा रही तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है. अगर रेडियस वेक्टर की यानी डिस्टेंस जो है वो कम होता है तो फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो एक दूसरे को फोर्स और डिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. वेयर एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन the force on the body due to the earth has to be equal to the force on the earth due to object. So hence the force F is also also proportional to the mass of the earth. Hence Newton concluded that the gravitational force between the earth and an object of a mass m. तो क्या होता है, देखो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय r². तो दो मासेस है जो कि क्या है, उनके बीच का प्रोडक्ट है और डिस्टेंस के और डिवाइड में कौन है, डिस्टेंस का स्क्वायर. तो ही देन जनरलाइज इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट एंड अ स्टेट हीज. तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या होता है, द फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ हैज़ ऑब्जेक्ट. तो यानी न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शंस वाला होता है. तो इसमें भी क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक्शंस करते हैं, उनके बीच में रिएक्शंस भी होता है ना. ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशंस पढ़ रहे हैं. तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है. जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं उसमें क्या आते हैं, चार्जेस आते हैं. तो इफ़ द जनरलाइज टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट एंड अ स्टेट हीज. तो स्टेट किस तरह से किया गया है, देखो every particle of a matter attract every other particle of a matter with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी क्या होता है, f किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ओके, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है. हमेशा याद रखना कि जो फोर्स होता है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट. यानी दो ऑब्जेक्ट के मास को क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. किसको, डिस्टेंस के स्क्वायर को क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो उसके बाद तो दिस लॉ इज अप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. और ये लॉ सभी के लिए क्या है, अप्लीकेबल है. सभी यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है उन सभी के लिए क्या है, ग्रेविटेशन लॉ अप्लीकेबल है. तो हिंस इट इज़ नोन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में